बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पर्टिकुलरली होता क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बैंक की जो डेफिनेशन है वो यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5B में दी गई है। अब बैंक का मतलब होता है, बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, यानी कि बैंक का अपना कोई पैसा नहीं होता। बैंक यहां पर एक साइड से पैसा लेता है एंड उस पैसे को आगे यहां पर दे सकता है, लेंडिंग कर सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी कि डिपॉजिटर का पैसा बैंक के पास आएगा एंड बैंक जो है वो इस पैसे का इस्तेमाल करेगा या तो लेंडिंग पर्पसेस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, जैसे मान लीजिए ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट कर दी या किसी और कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, जो भी यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर रेवेन्यूज रहते हैं जहां पर बैंक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर दी। दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक होते हैं, यानी कि बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। ओके, एंड फर्दर जो भी ये डिपॉजिट लिया जाएगा बैंक के द्वारा, दैट विल बी रीपे ऑन डिमांड, या तो डिमांड के ऊपर, यानी कि कस्टमर जब डिमांड करेगा या चेक लगाएगा या और किसी तरीके से जब कस्टमर डिमांड करेगा तो बैंक को वो पैसा वापस लौटाना होगा। इसके अलावा बैंक डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं। बैंक रेमिटेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बैंक लोकर्स देते हैं, सेफ कस्टडी आर्टिकल देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं बिल्स की, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। नाउ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती है? देखिए, दो तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं। एक होती है हमारे पास फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, दूसरी हमारे पास होती है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। फंड बेस्ड में होता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो साथ के साथ बैंक को जो है वो डिसबर्स कर देता है, लेकिन नॉन फंड के केस में ऐसा नहीं करता। जैसे कि सीसी लिमिट है, ठीक है, टर्म लोन है, इनके केस में पैसे बैंक साथ के साथ दे देता है। तो वो कौन सी सर्विसेज है? दोज आर फंड बेस्ड सर्विसेज। लेकिन नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज कौन सी हैं? जैसे मान लीजिए बैंक ने गारंटी दी। अब जब बैंक गारंटी दे रहा है तो पैसे थोड़ा ना दे रहा है, पैसे दे सकता है कंटीजेंसी के ऊपर, यानी कि जब फ्यूचर में जो गारंटी जिस बिहाफ पर दी गई थी वो गारंटी अगर फुलफिल नहीं होती तो बैंक को पैसे पे करने पड़ेंगे। लेट्स से द केस कि ए के बेस पर, ए के बिहाफ पर बैंक ने यहां पर एक गारंटी दी है पर्सन बी को। ओके, अब यहां पर इन दोनों की ट्रांजैक्शन है। गारंटी किस बिहाफ पर दी कि अगर पेमेंट यहां पर ए पर्सन के द्वारा नहीं की जाएगी उसके केस में पेमेंट बैंक को करनी पड़ेगी। ओके, दैट इज अ सिनेरियो। अब इस केस में अगर यहां पर ए ने अपनी ऑब्लिगेशन से रेपुडिएट किया तो उसी केस में सिर्फ और सिर्फ यहां पर गारंटी इन्वोक होगी एंड यहां पर बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी जो लायबिलिटी है ये क्या? कंटिंजेंट है। दिस इज व्हाट कंटिंजेंट। व्हाई कंटिंजेंट? क्योंकि हो भी सकता है कि फ्यूचर में हो जाए, ये भी हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो इस तरह की जो लायबिलिटी होती है वो कंटिंजेंट होती है, तो उसकी वजह से यहां पर ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है। अगर और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में अभी इसके रिलेटेड, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी के रिलेटेड आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो भी यहां पर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी ही रहती है। एंड अगर हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं कि बैंक के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, तो बैंक के ऊपर जो भी चेक ड्रॉ किए जाएंगे बैंक को उनको ऑनर करना पड़ेगा अगर सभी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, यानी कि अकाउंट में पैसा पड़ा है, सिग्नेचर मैच कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनकोइट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि आधा अधूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पूरे प्रॉपर तरीके से भरा गया, तो उसके केस में यहां पर बैंक को चेक ऑनर करना पड़ेगा। एंड साथ के साथ एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के ऊपर रहती है कि बैंक ने सीक्रेसी ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है कि बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती हैं। अभी हम यहां पर बात करने वाले कस्टमर के बारे में, क्योंकि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में जाना है, तो कस्टमर पर्टिकुलरली होता है क्या? अगर वैसे हम तरीके से देखें तो कोई भी लीगल डेफिनेशन जो है कस्टमर की अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंट जजमेंट दी गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 131 के अंदर। उसके अंदर कहा गया है कि कस्टमर बेसिकली वो है जो अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करता है बैंक के साथ, बैंक उसका डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर उसे कहते हैं हम कस्टमर कहते हैं। अगर केवाईसी गाइडलाइंस की बात करें जिनकी डेफिनेशन सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर दी गई है, जो पर्सन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यहां पर इंगेज रहता है या फिर अगर वो किसी रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ कोई एक्टिविटी कर रहा है। देखिए, केवाईसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ना रिपोर्टिंग एंटिटी बताया गया, यानी कि बैंक जो होते हैं वो रिपोर्टिंग एंटिटी होते हैं, उनको यहां पर कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आगे फर्दर कन्वे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो कस्टमर यहां पर अपना अकाउंट मेंटेन करता है बैंक के साथ, उसके साथ यहां पर एक्टिविटी चला रहा है, रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ कोई एक्टिविटी चला रहा है, वो यहां पर कस्टमर है। एंड फर्दर यहां पर वो पर्सन भी कस्टमर हो सकता है जिसके बिहाफ पर दूसरा पर्सन जो है वो यहां पर ट्रांजैक्शंस या फिर एक्टिविटी में एंगेज्ड है, उसको भी हम यहां पर कस्टमर मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन की वजह नहीं है, यानी कि आपस में कोई लेन देन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहां पर उसके बीच में लेन देन की बात नहीं हो रही है, तो उसके केस में उसको कस्टमर नहीं मानेंगे। ये भी चीज आप ध्यान में रख लीजिए। दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर ओवर हियर। अब यहां पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट कब होता है? टर्मिनेशन की बात क्या होती है?
यानी कि बैंक का कस्टमर है, लेकिन कब तक कस्टमर है? जब तक यहां पर उसका अकाउंट बंद नहीं होता तब तक वो यहां पर बैंक का कस्टमर रहेगा। जब यहां पर बैंक कस्टमर का अकाउंट बंद कर देगा या कस्टमर अपना अकाउंट बंद करवा लेगा, उस टाइम पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। एंड इसी के साथ अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है यानी कि पागलपन हो जाता है, या फिर वो दिवालिया हो जाता है, उसके केस में भी यहां पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन से हालात में यहां पर जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट होता है? जब कस्टमर की डेथ हो जाती है, या कस्टमर जो है वो इंसेन हो जाता है, या ल्यूनेटिक हो जाता है, यानी कि उसके बाद इंसॉल्वेंसी भी आ जाती है। तो इन केसेस में यहां पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एंड हो जाता है। साथ के साथ अगर कस्टमर जो है वो अपना बैंक अकाउंट बंद कर देता है, या फिर जो बैंक है वो यहां पर कस्टमर का अकाउंट बंद कर देता है, उसके केस में भी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो यहां पर टर्मिनेट हो जाता है। बट इवन इफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप यहां पर खत्म हो भी जाता है, एज पर द केवाईसी रूल्स, जो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग यहां पर बैंक को फिर भी 5 साल तक कस्टमर का जो डाटा होता है, जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, एड्रेस प्रूफ होते हैं, उनको यहां पर 5 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। दैट इज द थिंग द बैंक आर टू मेंटेन। ओके, एंड फर्दर अब हम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो डेब्टर क्रेडिटर का है। तो जल्दी से बता दीजिए कि डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप पर्टिकुलरली क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअली द डेब्टर? डेब्टर पर्टिकुलर अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो पर्सन होते हैं जिन्होंने आपके पैसे अभी देने हैं, ठीक है, यानी कि आपने उनसे पैसे अभी लेने हैं, वो आपके डेब्टर होते हैं, ठीक है। एंड फॉर द क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसने आपसे आपने जिनसे पैसे उधार पर लिए वो आपके क्रेडिटर हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशनशिप चलता है। अब जल्दी से एग्जांपल दीजिए कि बैंक के केस में बैंक डेब्टर कौन से हालात में होगा एंड क्रेडिटर कौन से हालात में होगा, फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। तो जब तो यहां पर बैंक जो है, बैंक डेब्टर कब होगा? When the bank will be debtor, बैंक कस्टमर के लिए डेब्टर कब होगा? जब सेविंग अकाउंट है, तो कस्टमर ने बैंक से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो उसके केस में बैंक क्या है? बैंक वुड बी पर्टिकुलरली द डेब्टर ओवर देयर, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड क्रेडिटर कब होगा? जब बैंक ने लोन दिया तो वो क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो ये दोनों टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। बैंक डेब्टर की पोजीशन में भी हो सकता है एंड बैंक क्रेडिटर की पोजीशन में भी हो सकता है। एंड एक आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक चीज बता देता हूं कि यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपसे पूछा ना बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा, व्हाट विल बी द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, तो पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है यहां पर बैंक का नाम आ रहा है ना, तो यहां पर बैंक की जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया डेब्टर क्रेडिटर भी लिखा गया, क्रेडिटर डेब्टर भी लिखा गया, तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। नो, जो नाम पहले यहां पर रिलेशनशिप के हिसाब से पूछा गया है, आपको उसका रिलेशनशिप सबसे पहले यहां पर देखना है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको पूछूं कि सेविंग फंड अकाउंट के केस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या रहने वाला है, व्हाट विल बी द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, इसके केस में आपका आंसर डेब्टर क्रेडिटर होगा कि क्रेडिटर डेब्टर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी डेब्टर क्रेडिटर और क्रेडिटर डेब्टर। जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर पोस्ट कीजिए। यहां पर मैं इसको नंबरिंग देता हूं ए एंड फर्दर इसको नंबरिंग देता हूं बी। जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर कस्टमर इन केस ऑफ सेविंग फंड बैलेंस अकाउंट ओवर हियर? अगर सेविंग फंड अकाउंट है, कोई भी ओवरड्राफ्ट अकाउंट में नहीं है, उसके केस में क्या रिलेशनशिप होने वाला है बैंकर कस्टमर का? बैंकर कस्टमर का। तो यहां पर एक आंसर उषा कुमारी जी ने दिए। लेट्स सी कि बाकी सभी क्या आंसर करते हैं। आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट। देखिए लाइव क्लासेस का बेनिफिट तभी रहता है अगर आप यहां पर पार्टिसिपेट करें। तो बैंक यहां पर डेब्टर है, क्यों? बैंक ने यहां पर पैसे देने हैं, बैंक ने यहां पर पैसे देने ना, तो यहां पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या हो गया? बैंक विल बी द डेब्टर एंड कस्टमर विल बी द क्रेडिटर ओवर हियर। सेम वे अगर मैं टर्म लोन की बात करूं, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, या फिर अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें, या फिर सीसी की बात करें, यानी कि किसी भी लेंडिंग की बात करते हैं, तो उसके केस में बैंक जो है वो यहां पर क्रेडिटर होगा, कस्टमर जो होगा वो डेब्टर होगा, क्योंकि कस्टमर ने पैसे वापस देने, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप्स को यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर जल्दी से सेकेंड रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या हो सकता है। तो दैट इज एक्चुअली द बैंक एज ट्रस्टी। जी, बैंक जो है वो एज ए ट्रस्टी है, तो बैंक एज ट्रस्टी किस केस में होगा? बैंक एज ट्रस्टी जो होगा वो किस केस में होगा? जल्दी से जल्दी एग्जांपल यहां पर लिख दीजिएगा कि बैंक किस केस में यहां पर ट्रस्टी हो सकता है। बैंक कौन से केसेस में ट्रस्टी यहां पर हो सकता है? तो बैंक एक ट्रस्टी की तरह किस तरह से यहां पर एक्ट करेगा? देखिए जब बैंक के पास यहां पर
जब बैंक के पास यहां पर रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम ट्रस्टी की बात करते हैं, तो किस अरेंजमेंट के केस में यहां पर ट्रस्टी हो सकता है, उसकी एग्जांपल आपको फटाफट से पोस्ट कर देनी है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है डेब्टर क्रेडिटर की, एक आप बता दीजिए फटाफट से, एंड उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। देखिए, बेनिफिशियरी ट्रस्टी पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता क्या? बेनिफिशियरी ट्रस्टी रिलेशनशिप जो होता है वो पर्टिकुलरली होता क्या है, बैंकिंग के डेफिनेशन के हिसाब से जल्दी से जल्दी यहां पर आपको आंसर पोस्ट कर देना है। तो बैंक के पास जब कोई पैसा आता है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी आती है जिसमें बैंक को उस चीज को संभाल के रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जैसे एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पर्टिकुलरली होती क्या है, इसके केस में ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में आपको यहां पर जो भी आपके पास एसेट होते हैं उसको संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके केस में क्या होता है, एक ट्रस्ट बनाया जाता है, एक ट्रस्ट यहां पर बनाया जाता है जो क्या करेगा, जो यहां पर जो भी एसेट्स हैं उन सभी को संभाल के रखेगा, उन सभी एसेट्स को संभाल के रखेगा, ठीक है। अब ये जो ट्रस्ट है ये सिर्फ एसेट्स को संभाल के रख रहा है, एक्चुअल में इसका ऑनर यहां पर ये नहीं है, एक्चुअल में ऑनर यहां पर ये इसका नहीं है। तो ये बेसिकली ट्रस्ट होगा, एंड जो एक्चुअल में ऑनर है यहां पर, जिस पर्सन के बिहाफ पर ये यहां पर संभाल करके रख रहा है, वो क्या होंगे, वो बेनिफिशियरी होंगे, वो यहां पर बेनिफिशियरी होंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से ये रिलेशनशिप जो होता है वो यहां पर चलता है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी। अब इसके रिलेटेड और एग्जांपल्स को हम आगे कवर करते रहेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि बैंक के पास जब यहां पर पैसा आया, अब बैंक ने यहां पर उसको पैसे को कहीं ना कहीं लगाना था, ठीक है, लेकिन कस्टमर का पैसा है वो, तो यहां पर कस्टमर जो होगा दैट विल बी द बेनिफिशियरी, एंड फर्दर बैंक जो होगा वो ट्रस्टी होगा, क्योंकि बैंक के पास ही जिम्मेदारी दी गई है, ओके। तो अगर बैंक जो है, अगर कस्टमर जो है वो अपनी सर्टेन जो वैल्यूएबल्स होती हैं या सिक्योरिटीज होती हैं उनको यहां पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखता है, ठीक है। यानी कि बैंक ने उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करना था, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर रखा गया, अदरवाइज तो यहां पर रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, ठीक है, बेलर बेली का रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहां पर बैंक के पास रखी गई है तो उस केस में यहां पर जो रिलेशनशिप रहेगा वो यहां पर ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप जो है वो यहां पर रहता है। इज दैट क्लियर? एंड उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहां पर बेलर बेली के रिलेशनशिप के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली प्लीज पे अटेंशन टू इट। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए, एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो यहाँ पर जेआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर इन वीडियोस को गो थ्रू कर पाए। अब अगली वीडियोस किस तरह से देखनी, क्योंकि ये वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहने वाली है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए आपको एक चीज बताता हूँ कि लाइव सेशंस के दौरान जो वीडियोस हैं दोज विल बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। लेकिन जैसे ही लाइव खत्म हुआ करेगी, जो वीडियो रहेगी सिर्फ और सिर्फ वो पेड मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल रहेगी। तो एनरोल करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, IIBF लर्निंग सेंटर के नाम से एप्लीकेशन है, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। वैसे भी आपको फ्री टेस्ट वहां पर मिल जाएंगे, तो आप फटाफट से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ओके। तो बेलर बेली रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक द केस कि यहां पर पर्सन ए जो है उसने अपना टीवी जो था, टेलीविजन जो था, वो यहां पर रिपेयर करवाने के लिए पर्सन बी को दिया। पर्सन ए ने अपना टेलीविजन रिपेयर करवाने के लिए पर्सन बी को दिया, एंड फर्दर यहां पर पर्सन बी जो है वो पर्टिकुलरली, अब यहां पर किसने दिए, गुड्स किसने दिए हैं, अब यहां पर जो गुड्स थी वो यहां पर किसने दिए हैं, वो यहां पर ए ने दिए हैं। तो ए क्या हो जाएगा यहां पर, ए विल बी द बेलर ओवर हियर, ए विल बी द बेलर ओवर हियर, ठीक है। तो वो बेलर हो गया। जो पर्सन गुड्स को देता है वो कौन होता है, दैट विल बी द बेलर ओवर हियर, ठीक है। एंड जिसको गुड्स दी जाती हैं वो बन जाता है बेली, वो बन जाता है बेली। अब ये जो गुड्स दी गई हैं ये टेम्परेरी पर्पस के लिए दी गई हैं, दिस हैव बीन गिवन फॉर द टेम्परेरी पर्पस, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी किसी और की है, लेकिन यहां पर टेम्परेरी पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो यहां पर दूसरे पर्सन को दिया गया। तो जो दूसरा पर्सन है वो यहां पर क्या होगा, दैट विल बी द बेली ओवर हियर। अब यहां पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहां पर गुड्स दी गई हैं, टीवी को रिपेयर करवाने के लिए टेलीविजन को यहां पर दिया गया है। तो यहां पर बी जो है वो बेली है, एंड ए जो है वो यहां पर बेलर है। एंड फर्दर इसने रिपेयर कर दिया, इसने कहा 500 रुपीज लगेंगे। क्या चार्जेस लगेंगे, ये 500 रुपीज लगेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो ना, दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ बेलमेंट।
दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ बेलमेंट, जहां पर एक पर्सन ने गुड्स को दिया, दूसरे पर्सन ने गुड्स को ले लिया, टेम्परेरी पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया गया, तो वो यहां पर बेलर बेली का रिलेशनशिप जो होता है वो यहां पर बन जाता है। अब यहां पर बी ने कहा कि 500 रुपए चार्ज है, लेकिन यहां पर ए जो है वो पैसे नहीं देता, तो अंडर द सिंपल केस यहां पर जो बेली है वो गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते हैं। जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते तब तक यहां पर वो गुड्स को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। लेकिन यहां पर साथ के साथ जो भी गुड्स उसके पास थी, पर्सन बी के पास यानी कि बेली के पास, उसको यहां पर इन गुड्स का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर टेक केयर करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट इज द सिनेरियो रिलेटेड टू बेलर बेली रिलेशन। फर्दर इसके बाद बात आती है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप ओवर हियर। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी, यू गेव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि यहां पर जो बैलेंस है वो यहां पर से डेबिट करके किसी और अकाउंट में डाल दो, या फिर हमारे अकाउंट से आपने डेबिट करके नेफ्ट कर देनी है, आरटीजीएस कर देनी है। तो यहां पर रिलेशनशिप क्या रहेगा? रिलेशनशिप वुड बी द एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, जहां पर बैंक जो आपका आपके एजेंट की तरह काम करेगा एंड यू विल बी द प्रिंसिपल ओवर हियर एंड कस्टमर इज द प्रिंसिपल ओवर हियर, ठीक है। तो यहां पर रिलेशनशिप इस तरह से रहने वाला है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द केवाईसी गाइडलाइंस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो काइंडली प्लीज हैव अ लुक एट देम। जल्दी से जल्दी यहां पर देखते हैं कि क्या पर्टिकुलर चीजें कही गई हैं। सो केवाईसी गाइडलाइंस यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई है, सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर यहां पर इशू की गई है। एंड फर्दर FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि यहां पर स्टैंडर्ड्स उन्होंने दिए थे अपने AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग विद द फाइनेंशियल टेररिज्म, CFT, AML CFT से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यहां पर गाइडलाइंस दी थी। उसके बेस पर, उन रिकमेंडेशंस के बेस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो पावर्स उनको दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसके तहत सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यहां पर जनरल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन दी जा सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि बैंकिंग के हित में, बैंकिंग पॉलिसी के हित में, डिपॉजिटर्स के हित में। तो उसी डेफिनेशन, उसी पावर को यूज करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये केवाईसी गाइडलाइंस यहां पर दी हैं। एंड ये केवाईसी गाइडलाइंस जो है वो सभी के सभी अकाउंट्स के ऊपर, सभी के सभी ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल रहने वाली हैं। तो बैंक के पास यहां पर बोर्ड अप्रूव्ड एक केवाईसी पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस की पालना भी करेगी एंड साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के हिसाब से भी वो यहां पर चीज चलेगी। तो यहां पर क्या क्या चीजें मेन पिलर्स हैं? मेन पिलर्स यहां पर 4 पिलर्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ CAP, दैट इज अ कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कौन सा कस्टमर आप एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा कस्टमर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस। फर्दर रिस्क मैनेजमेंट, जो कस्टमर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, वो लो रिस्क कैटेगरी हो सकता है, मीडियम रिस्क कैटेगरी हो सकता है, हाई रिस्क कैटेगरी हो सकता है। तो किस तरह से आप यहां पर कस्टमर्स को डील करेंगे उस चीज के रिलेटेड है। थर्ड इट्स रिलेटेड टू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर को आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने रिस्क आइडेंटिफाई भी कर लिया, अब यहां पर आइडेंटिफाई किस तरह से कर रहे हैं, यानी कि आप एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ किस तरह कर रहे हैं, ये ड्यू डिलीजेंस जिसको कहते हैं, वो आप किस तरह से यहां पर कर रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो कोई भी ट्रांजैक्शंस उन कस्टमर्स के द्वारा की जा रही हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप किस तरह से गो थ्रू करेंगे, दैट इज अ थिंग रिलेटेड। तो ये 4 पिलर है, 4 पिलर है, कौन कौन से? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग द ट्रांजैक्शंस ओवर हियर, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स हैं जिनका खास करके ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कोई बैंक जो है वो अपनी केवाईसी पॉलिसी को डिवाइस करता है। अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के बारे में, यानी कि आप कोई भी ऐसा अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि फिक्टिशियस नेम में, मैं जाकर के कह दूं कि शिवजी के नेम में अकाउंट ओपन कर दो, ऐसा कोई अकाउंट ओपन बैंक नहीं करेगा। दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, दैट इज ड्यू टू द केवाईसी नॉर्म्स, ठीक है। क्योंकि कस्टमर, कोई भी ऐसा कस्टमर जो कि फिक्टिशियस हो या बेनामी हो, या आपने यहां पर किसी और पर्सन के बिहाफ पर अकाउंट ओपन करना हो, लेट्स से एक लॉयर आपके पास विजिट करता है एंड कहता है कि मेरे कस्टमर के नेम से अकाउंट ओपन कर दो, तो आप ऐसा कोई भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको यहां पर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी उनकी आइडेंटिटी, उनके प्रूफ्स, उनके एड्रेस प्रूफ्स, उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद अकाउंट ओपन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। एंड फर्दर आप किसी भी ऐसे पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे जो सैंक्शन लिस्ट में, सैंक्शन लिस्ट का मतलब होता है कि ऐसी लिस्ट जो यहां पर ECGC ने या RBI ने या फिर किसी और
जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन्होंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है कि ये पर्सन्स जो है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में इन्वॉल्व हैं या फिर ये फाइनेंशियल टेररिज्म के एक्ट में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह के पर्सन्स की जो लिस्ट होती है उसमें से भी अगर आपका नाम मैच होता है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ मैच होते हैं, तो आपका अकाउंट ओपन नहीं करेगा बैंक, ठीक है। एंड फर्दर अगर आपका नेम जो है वो यहाँ पर यूएपीए में आ रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंडर आ रहा है, या एफआईयू यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जो अलर्ट लिस्ट है उसमें नेम आ रहा है, या ईसीजीसी या आरबीआई की क्वेश्चन लिस्ट में नाम आ रहा है, क्रिमिनल लिस्ट जो कि इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की तरफ दी गई उसमें नाम आ रहा है, तो भी यहां पर कस्टमर जो है उसका अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा, बैंक मना कर देगा, ठीक है। कई बार देखिए ना आपके पास, जैसे मान लीजिए कि इस पर्सन का नेम जो था वो यहां पर अलग था, देयर वाज अ सिनेरियो विद मी, जब मैं बैंक में था तो वहां पर एक कस्टमर का नेम चेयरमैन था, तो हमने जैसे चेयरमैन का जैसे सीआईडी क्रिएट करी हमने, तो उसके केस में पर्टिकुलरली हुआ क्या, उसके केस में सिस्टम ने अलर्ट लिख दिया कि इस पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो वी हैड टू मेक द चेंजेस, हमें उसे अप्रूव करवाना पड़ा, तब जाकर के हम उसका अकाउंट ओपन करवा पाए। तो दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पिलर। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। अब कस्टमर जो है वो 3 रिस्क प्रोफाइल का हो सकता है, लो, मीडियम एंड फर्दर हाई रिस्क प्रोफाइल हो सकती है, एंड ये प्रोडक्ट बेस भी होती है। लेट्स से केस कोई आपके पास पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो यहाँ पर हाई रिस्क कस्टमर होगा, एंड फर्दर इस तरह से मान लीजिए आपके पास कोई नॉर्मल कस्टमर है जो आपके पास सिंपल सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो वो लो रिस्क कस्टमर होगा। एंड मोर ओवर ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज भी हो सकता है ना। अगर मैं रेमिटेंस की बात करूं तो वो ज्यादा हाई रिस्कियर होगी, या फिर अगर मैं ड्राफ्ट की बात करूं वो ज्यादा रिस्कियर है। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूं तो ड्राफ्ट जो प्रोडक्ट है वो यहां पर रिस्कियर है, या फिर अगर रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस ज्यादा रिस्कियर है। विच वन इज मोर रिस्कियर? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। ड्राफ्ट ज्यादा रिस्कियर होगा या फिर रेमिटेंस ज्यादा रिस्कियर होगी? और यहां पर मैं क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल प्रशांत जी ने आंसर किया कि रेमिटेंस ज़्यादा डिफिकल्ट यहां पर रिस्कियर होगी। तो हमें यहां पर जो डिफरेंट आपके डिफिकल्टी ऑफ प्रोडक्ट्स है या फिर रिस्कीनेस ऑफ द कस्टमर्स हैं, उन सभी चीज़ों को यहां पर दायरे में लेकर के आना होगा, एंड उसके हिसाब से हम यहां पर जो रिस्क कैटेगराइजेशन है वो यहां पर करेंगे। ओके, एंड द थर्ड पिलर इट्स रिलेटेड टू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, दैट इज CIP ओवर हियर। यानी कि आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, यू आर टू आइडेंटिफाई द कस्टमर, यू आर टू आइडेंटिफाई द कस्टमर ओवर हियर। एंड फर्दर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी को, उसके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, सोर्सेज को देखते हुए, एंड आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप यहाँ पर यकीनी बनाया पाएं कि ये वही पर्सन है जिसका अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं, ये कोई और पर्सन यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर पर्पस देखना पड़ेगा कि किस पर्पस के, किस इंटेंशन के साथ जो अकाउंट है यहाँ पर ओपन किया जा रहा है, एंड फर्दर जो प्रोफाइल है उसके साथ यहाँ पर कस्टमर के डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो सिंपल सही बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल नॉर्मल सैलरीड क्लास पर्सन का अकाउंट ओपन करने वाला हूँ उसके केस में, एंड मैं यहाँ पर एक कंपनी का अकाउंट ओपन करने वाला हूँ, तो किस केस में मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? डेफिनेटली जब मैं कंपनी का अकाउंट ओपन करने वाला हूँ उस केस में मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आई हैव टू बेसिकली हैव द MOA, मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड फर्दर जो यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, रेजोल्यूशन है बोर्ड का, ये सब चीज़ें यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। हो सकता है इसके अलावा मुझे फाइनेंशियल डाटा भी यहाँ पर कंपनी से लेना पड़े, उनकी टर्नओवर कितनी थी, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब चीज़ें लेनी पड़ी, सो एज टू असर्टेन कि इनका यहाँ पर क्या यहाँ पर ट्रांजैक्शंस का बेस रहने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रांजैक्शंस इनकी कंपनी जो है बिल्कुल नई कंपनी है, एंड लेकिन जो ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो मुझे उन सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, कि एक्चुअल में ये चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है, उस इसको असर्टेन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब मैं सैलरी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, वहां पर कोई भी जो दिक्कत है वो यहां पर नहीं रहने वाली है। सो दैट इज द केस, मुझे असर्टेन करना पड़ेगा पर्पस की इंटेंडेड पर्पस क्या है। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू OVD, यानी कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से रहते हैं। सो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड जो भी लेटर इशू की गई है UIDAI के द्वारा, या फिर NPR जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उनके द्वारा जो लेटर इशू की गई है, दोज कैन बी द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर। तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। देयर आर 5 OVDs ओवर देयर। पैन कार्ड पहले होता था लेकिन पैन कार्ड को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पर अगर कस्टमर लो रिस्क कस्टमर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर आप क्या करते हैं,
आप कस्टमर की रिस्क कैटेगरी को गो थ्रू करते हैं कि कौन सी आपने रिस्क आपके पास कस्टमर का पर्टेन कर रहा है। जहां पर कस्टमर का रिस्क जो है वो काफी कम है, वहां पर आप सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस को भी यहां पर लेकर के आ जा सकते हैं। यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर ज्यादा यहां पर डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, आप सिंपल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई फोटो आईडी कार्ड इशू किया है, या किसी स्टेचुटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फोटो आईडी कार्ड इशू किया है, या पीएसयू ने फोटो आईडी कार्ड दिया है, या स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने कोई फोटो आईडी कार्ड दिया है, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई फोटो आईडी कार्ड इशू किया है, आप उसको भी एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर लो रिस्क कस्टमर है एंड फर्दर वो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ड्यू डिलिजेंस पेंडिंग है, एंड फर्दर उसको हम यहाँ पर 6 महीने तक का टाइम पीरियड दे सकते हैं कि आप कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट जमा करवा देना। अभी फिलहाल के लिए बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो कस्टमर जो है वो लो रिस्क कैटेगरी कस्टमर है। एंड फर्दर सिंप्लीफाइड मेजर्स के लिए ना हम यहां पर इवन जो उसकी यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, या फिर पोस्ट ऑफिस की अकाउंट स्टेटमेंट है, या फिर पेंशन फैमिली आती है, उनकी फैमिली पेंशन आती है, उसके पेमेंट ऑर्डर है जिसके ऊपर एड्रेस मेंशन्ड है, ठीक है, या फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट है, यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई अलॉटमेंट करी है उनको, ठीक है, तो उसके केस में लेटर ऑफ अलॉटमेंट उसके ऊपर उनका एड्रेस है, तो उसको भी आप एज आईडी प्रूफ कंसीडर कर सकते हो, जहां पर कस्टमर जो है वो लो रिस्क कस्टमर है। दैट इज द थिंग रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द ओवीडीज। क्योंकि देखिए जब अपनी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करनी है वो कहां से होगी, वो यहां पर आईडी प्रूफ से होगी। लेकिन कस्टमर जो है वो जरूरत नहीं है उसके पास आईडी प्रूफ हुई हो, बिकॉज आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हो सकता है रिमोट एरिया में पर्सन है, आदिवासी कैटेगरी से है, नक्सलाइट कैटेगरी से है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एंड फर्दर यू बेसिकली वांट टू हैव द कस्टमर, आपको कस्टमर को ऐड करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, आप यहां पर कस्टमर की रिस्क कैटेगरी के हिसाब से यू विल बेसिकली बी ऑब्टेनिंग द डॉक्यूमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करेंगे। दैट इज द सिनेरियो। ओके, फर्दर इसके बाद बात आती है मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, अब मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन क्या है, अब आपके पास डेली बेसिस पर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इंडिया में पूरे के पूरे, तो वो ट्रांजैक्शंस को किस तरह से मॉनिटर करेंगे। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अगर ट्रांजैक्शन जो है वो पीएमएलआर या पीएमएलए गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं है, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं है, और कोई सैलरीड पर्सन है जो कि 20-30 हज़ार रुपये कमाता महीने के, लेकिन उसके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो एक सस्पिशियस का पॉइंट जनरेट हो जाएगा। एंड ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ऐसा नहीं है कभी एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जैसे 1 करोड़ उसके अकाउंट में आया, साथ के साथ 20-20 लाख उसने कहीं और ट्रांसफर कर दिए, एंड फर्दर कैश निकालता जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। एंड फर्दर लेट्स सी द केस कि जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, हमें पता है 10 लाख से जो ज्यादा की ट्रांजैक्शन है वो डाटा चला जाएगा, सभी को आजकल की डेट में पता होता है, तो वो ट्रांजैक्शन कितनी कर रहे हैं, 9,99,000 कर रहे हैं, तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हमें यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन का थ्रेशोल्ड अमाउंट से एक्सीड कर जाती है, उन ट्रांजैक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर कंसिस्टेंट नहीं है कस्टमर की प्रोफाइल के साथ, या फिर कस्टमर की टर्नओवर बहुत एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, एकदम से ज्यादा टर्नओवर बढ़ गई है, उसके केस में भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5 रिपोर्ट्स हैं जो यहां पर बैंक्स को रिपोर्टिंग एंटिटीज को एज अंडर द केवाईसी बैंक्स को यहां पर जमा करवानी पड़ती है FIU IND के पास, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया का, वहां पर जमा करवानी पड़ती है। 5 ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कौन सी हैं, एक है CTR दैट इज कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CCR काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CBTR क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एंड फॉर द NTR नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 5 रिपोर्ट्स हैं जो यहां पर जमा करवानी पड़ती हैं बैंक्स को FIU IND के पास। इन 5 रिपोर्ट्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया मैं यहां पर आगे जाकर देने वाला हूं। ओके, फर्दर इसके बाद बात आती है कि हमारे पास eKYC आधार इनेबल्ड वेरिफिकेशन जो होती है वो यहाँ पर PMLR यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 9 के अंदर यहाँ पर उसे अलाउ किया गया है, जहाँ पर जो डाटा होगा वो eKYC के थ्रू यहाँ पर UIDAI जो है वो ट्रांसफर कर देगा। कस्टमर का कंसेंट होगा, एक्सप्रेस्ड कंसेंट होगा, एंड उसके थ्रू यहाँ पर जो उसका डाटा होगा वो शेयर किया जाएगा रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ, ठीक है। इसकी वैलिडेशन जो होती है वो बायोमेट्रिक के थ्रू होती है। अब इंपॉर्टेंट अकाउंट टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर स्मॉल अकाउंट के बारे में। स्मॉल अकाउंट यानी कि छोटा खाता, छोटा खाता यानी कि जहां पर कस्टमर लो रिस्क कस्टमर है एंड वो अपने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। फुल फ्लेज अकाउंट उसको ना ओपन करो, उसको भी ऐसा अकाउंट ओपन कर दो जिसको हम स्मॉल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि उसकी नीड्स भी छोटी हैं। अब जो हमारे पास स्मॉल अकाउंट है उसके केस में एग्रीगेट क्रेडिट यानी कि पूरे के पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में जो क्रेडिट है, यानी कि पैसा बार बार उसने कभी 2,000 जमा करवा दिए, कभी 5,000 जमा करवा दिए, कभी 10,000 जमा करवा दिए, तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 1 लाख से ज्यादा का जो बैलेंस है वो यहां पर जमा नहीं करवा पाएगा। एंड एग्रीगेट विड्रॉल जो होगा एक महीने में वो 10,000 से ज्यादा वो नहीं करवा पाएगा। एंड फर्दर बैलेंस जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर अकाउंट में वो 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि टोटल क्रेडिट वो 1 लाख मैक्सिमम कर सकता है। एंड लेकिन जो यहां पर मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस है वो 50,000 से ज्यादा
नहीं हो सकता। इस केस में देखिए, स्मॉल अकाउंट के केस में क्योंकि ओवीडी हो सकता है कि पर्सन के पास ना हो, तो वहां पर कस्टमर को अपना यहां पर एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जमा करवाना है सिग्नेचर्स के साथ, दैट इज इट, ठीक है। एंड फर्दर ऐसा जो अकाउंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएस ब्रांचेस में ओपन होगा, यानी कि जो ब्रांचेस सेंट्रलाइज्ड हैं सिर्फ उसमें यहां पर ऐसा अकाउंट ओपन हो सकता है, दूसरी जगह पर नहीं होगा। ऐसा ना होना कि यहां पर 10 ब्रांचेस हैं एक सिटी में, तो पर्सन ने 10 जगह पर ये अकाउंट ओपन कर दिया, क्योंकि वो सीबीएस नहीं तो पता नहीं लगेगा कि उस पर्सन का अकाउंट दूसरी ब्रांच में भी है। तो यहां पर ये अकाउंट जो होगा, स्मॉल अकाउंट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएस ब्रांचेस में ओपन हो सकता है। एंड फर्दर अकाउंट जो होगा वो पहले 12 महीने के लिए ऑपरेशन होगा, क्योंकि पर्सन ने अभी तक ओवीडी जमा नहीं करवाई है, ठीक है। एंड 12 महीने के बाद भी अगर कस्टमर जो है वो यहां पर अगर रिसिप्ट भी देता है, लेट्स से केस कि कस्टमर को हमने 12 महीने का टाइम दिया कि आपके ओवीडी नहीं है, कोई बात नहीं, आप 12 महीने अकाउंट चलाओ, ओके। उसके बाद कस्टमर ने यहां पर ओवीडी की, यानी कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने की कोई रिसीट जमा करवा दी, तो उसको 12 महीने और मिल जाएंगे, यानी कि उसको टोटल कितना टाइम मिल गया, मैक्सिमम टाइम उसको 24 मंथ्स का यहां पर मिल सकता है कि वो अकाउंट को ऑपरेशनल यहां पर रख सकता है, ठीक है। तो रिव्यू जो होगा वो यहां पर 24 महीने के बाद होगा, दैट इज रिलेटेड टू स्मॉल अकाउंट। तो स्मॉल अकाउंट के केस में क्या क्या चीजें थी, पहली चीज है कि यहां पर सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस जो वो यहां पर की जा सकती है। सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू कि यहां पर ये जो अकाउंट होगा इसमें एग्रीगेट क्रेडिट जो है, एग्रीगेट क्रेडिट जो है वो यहां पर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। एंड फर्दर जो यहां पर मैक्सिमम बैलेंस है अकाउंट का वो किसी भी पॉइंट के ऊपर 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड फर्दर जो मंथ में यहां पर डेबिट होना बैलेंस, वो यहां पर 10,000 से ज्यादा जो बैलेंस है वो यहां पर डेबिट नहीं हो सकता। दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू इट, दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू इट, ओके। फर्दर इट्स रिलेटेड टू फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट। अब यहाँ पर जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, यहाँ पर इंडिया में स्टडी करने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर अलाउ किया गया कि उनका एनआरओ अकाउंट ओपन किया जा सकता है, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट ओपन किया जा सकता है, यानी कि रुपी अकाउंट ही रहेगा लेकिन एनआरओ फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो एनआरओ अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहली चीज़ है कि एनआरओ अकाउंट में जो बैलेंस है वो फुली रिपेट्रेबल नहीं होता, फ्रीली रिपेट्रेबल नहीं होता। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बैलेंस आप उठा करके बाहर ले जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर, 1 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर, इतना बैलेंस आप बाहर फ्रीली रिमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, आपके ऊपर क्या आ जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, राइट। बिल्कुल, जनधन अकाउंट होते हैं वो यहां पर स्मॉल अकाउंट की कैटेगरी में ही शामिल किए गए हैं, उनको स्मॉल अकाउंट की कैटेगरी में ही शामिल किया गया है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि जनधन अकाउंट होते हैं वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट कैटेगरी है। एंड फर्दर यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल अकाउंट है वो डिफरेंट कैटेगरी है, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, ओके। एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कस्टमर से पासपोर्ट लेना पड़ेगा, उनका वीज़ा इमिग्रेशन एंडोर्समेंट रहेगी, एंड साथ के साथ कौन सी यूनिवर्सिटी में है उसकी तरफ से लेटर रहेगा कि उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, फोटोग्राफ होगी कस्टमर की, लोकल एड्रेस आपको लेना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर आपके पास लोकल एड्रेस फिलहाल के लिए नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी, लोकल एड्रेस के रिलेटेड कि कहाँ पर आपका एड्रेस है, आपको 30 दिन के अंदर यहाँ पर एड्रेस का प्रूफ करने को लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड फर्दर अगर स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी नेशनलिटी से, तो पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी अकाउंट को ओपन करने के लिए। एंड फर्दर यहाँ पर एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है 30 दिन का, टाइम पीरियड फिक्स किया गया 30 दिन का, कि जिसके दौरान अगर एड्रेस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है उसके केस में मैक्सिमम अकाउंट जो ये एनआरओ अकाउंट ओपन किया भी गया है, इसमें जो मैक्सिमम बैलेंस आ सकता है वो USD 1000 तक का मैक्सिमम बैलेंस आ सकता है, वो USD 1000 तक का मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पर आ सकता है, उससे ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। एंड साथ के साथ जो मैक्सिमम विड्रॉल यहाँ पर किया जा सकता है जब तक एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ 1 महीने में, तो मैक्सिमम विड्रॉल जो है 50,000 तक का मैक्सिमम विड्रॉल हो सकता है, उससे ज़्यादा। फर्दर यहाँ पर कहा गया कि OTP बेस्ड अकाउंट क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। OTP बेस्ड अकाउंट होता है जो फेसलेस अकाउंट होते हैं, यानी कि जहां पर कस्टमर को ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करते अपना अकाउंट ओपन करता है। तो यहाँ पर कस्टमर एक डिक्लेरेशन देता है, सबसे पहले क्या देता है, डिक्लेरेशन एंड कंसेंट देता है कि उसका कोई भी अकाउंट OTP बेस्ड अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, यानी कि OTP बेस्ड KYC का इस्तेमाल करते हुए उसने पहले कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया है, उसको ऐसी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ पर OTP बेस्ड अकाउंट को ओपन करवा सकता है। अगर एग्रीगेट बैलेंस की बात करें, यहाँ पर एग्रीगेट बैलेंस जो यहाँ पर कस्टमर का रह सकता है अकाउंट में, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। एग्रीगेट बैलेंस 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड एग्रीगेट क्रेडिट की बात करें, यानी कि जैसे हमने स्मॉल अकाउंट के केस में पढ़ा था ना कि मैक्सिमम बैलेंस 50,000 तक का रह सकता है, उसी तरह से OTP बेस्ड KYC के केस में मैक्सिमम बैलेंस आपका अकाउंट में जो किसी भी पॉइंट के ऊपर रह सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो यहाँ पर 1 लाख तक का हो सकता है। एंड जो एग्रीगेट क्रेडिट है
एक फाइनेंशियल ईयर में वो 2 लाख तक का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है। एंड फर्दर इस केस में देखिए टर्म लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड टर्म लोन जो है वो यहाँ पर 60,000 से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पर सैंक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड देखिए क्योंकि ये जो अकाउंट है दैट इज फेसलेस अकाउंट, वो फेसलेस अकाउंट है क्योंकि कस्टमर कभी ब्रांच में गया ही नहीं है। तो यहां पर कस्टमर को एक टाइम पीरियड दिया गया, कितने का, 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया कि आपको 1 साल के अंदर अंदर अपनी जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है उसको यहां पर क्या करना है, उसको यहां पर कंप्लीट कराना है। यानी कि आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, 1 साल के अंदर आप जाएंगे वहां पर अपनी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को कंप्लीट नहीं करते हैं एंड फर्दर उसके केस में आपका जो अकाउंट है वो यहां पर क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कस्टमर ने लोन लिया हो, अगर कस्टमर ने लोन लिया हो तो वहां पर डेबिट अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कि पार्शियल फ्रीजिंग, जो क्रेडिट पार्शियल यहां पर फ्रीजिंग है, डेबिट फ्रीजिंग है, वो यहां पर कर दी जाएगी। देखिए डेबिट फ्रीज का मतलब होता है कि डेबिट को फ्रीज कर दिया गया, डेबिट अकाउंट में से नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका पैसा पड़ा अकाउंट में आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक सीडीडी नहीं किया, सिंपल सी बात है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बताया, तो उसके केस में आपको कहा कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की जाएगी। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के केस में क्या होता है कि कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कस्टमर जो है वो लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है, इसको देखते हुए आप यहां पर देखेंगे कि कस्टमर की डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अगर सिंपल नॉर्मल सा पर्सन है तो सिंपल ड्यू डिलिजेंस चल जाएगी। अगर यहां पर मान लीजिए रिस्कियर कस्टमर है उसके केस में यहां पर इनहैंस ड्यू डिलिजेंस होगी, यानी कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। इसके केस में यहां पर सिंपली आधार कार्ड से भी काम चला गया, सिंपली आधार कार्ड में भी काम चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के केस में सिर्फ हम सिंपली जो डायरेक्टर्स हैं उनके आधार कार्ड नहीं ले सकते ना, आपको यहाँ पर प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हमारे पास होती है बेसिक ड्यू डिलिजेंस, जहां पर लो रिस्क कस्टमर आप बेसिक ड्यू डिलिजेंस करते हैं। एक सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस है, यानी कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ आप वो ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। एंड एक होती है इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस। इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस के केस में आपको यहां पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी ऑब्टेन करने पड़ते हैं, जैसे कंपनी के केस में कर रहे हैं, ठीक है, या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के केस में कर रहे हैं। एंड यहां पर कस्टमर्स की क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। अब ये जो ड्यू डिलिजेंस है ना, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि एक कस्टमर जो कि आज की डेट में लो रिस्क कस्टमर है वो यहां पर आगे 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो हाई रिस्क कस्टमर बन जाए, तो यहां पर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ओवर हियर, जिसके तहत आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको लगातार करते रहना पड़ेगा, आपको कस्टमर की कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो आपको अपडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी बताई गई है। अगर कस्टमर जो है वो हाई रिस्क कस्टमर है उसके केस में हर एक 2 साल के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। अगर मीडियम रिस्क कस्टमर है तो हर एक 8 साल के बाद, अगर लो रिस्क कस्टमर है तो हर एक 10 साल के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर केवाईसी रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पर कंप्लीट नहीं होती हैं तो क्या चीज करनी पड़ेगी उसके बारे में देख लीजिए। अगर केवाईसी कंप्लायंस जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो बैंक की कंप्लीट नहीं होती हैं, उसके केस में इनिशियली 3 मंथ्स का नोटिस दिया जाएगा, 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा, एंड उसके बाद पार्शियल फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर पार्शियल फ्रीज कर दिया जाएगा। क्या फ्रीज किया जाएगा, डेबिट फ्रीज किया जाएगा पार्शियल, एंड 3 महीने का आप और नोटिस दे देंगे। एंड अभी यहाँ पर यानी कि पहले 3 महीने कंप्लीट नहीं हुई तो पार्शियल फ्रीज कर दिया, अगले 3 महीने फिर से कंप्लीट नहीं हुई तो उसके केस में क्या कर दिया, आपने कंप्लीट फ्रीज कर दिया। लेकिन अकाउंट को क्लोज करने का जो स्टेप होगा वो आप एक स्टेप हायर अथॉरिटी से परमिशन लेंगे, फिर ही आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अकाउंट को यहां पर क्लोज नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फर्दर इट्स रिलेटेड टू BSBDA, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम ओवर हियर। पहले नो फ्रिल अकाउंट होते थे, यानी कि जो मित्रा अकाउंट, PNB के केस में मित्रा अकाउंट का नाम चलता है, ठीक है, या फिर और बैंक के केस में डिफरेंट नेम हो सकते हैं। आपके बैंक में नो फ्रिल अकाउंट को, यानी कि छोटे अकाउंट को क्या नेम से जानते हैं, BSBD अकाउंट को किस नेम से जानते थे, डू लेट अस नो, ठीक है। तो नो फ्रिल अकाउंट जो होते थे दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जिसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, एंड फर्दर मिनिमम सर्विसेज जो होती थी वो आप यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहते थे, ठीक है। तो उसमें मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता था। आप डिपॉजिट की, विड्रॉल की फैसिलिटी, ATM की फैसिलिटी, रिमिटेंस फैसिलिटी एंड कलेक्शन ऑफ चेक की फैसिलिटी, ये सभी चीजें आप यहाँ पर प्रोवाइड करते थे। एंड डिपॉजिट के ट्रांजेक्शंस के रिलेटेड कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं थी। डेबिट ट्रांजेक्शंस जो थी वो यहां पर कितनी हो सकती थी, एक महीने में 4 ट्रांजेक्शंस हो सकती थी, जिसमें ATM ट्रांजेक्शंस भी शामिल रहती थी, ठीक है। ATM कार्ड फैसिलिटी यहां पर अलाउड थी, एंड यहां पर आपको KYC AML गाइडलाइंस जो थी कंप्लीट करनी पड़ती थी, सिंप्लीफाइड KYC गाइडलाइंस होती थी वो यहां पर कंप्लीट करनी पड़ती थी। एंड फर्दर जिस पर्सन का ऑलरेडी कोई सेविंग अकाउंट है वो यहां पर BSBD अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। अगर किसी पर्सन का ऑलरेडी अकाउंट था एंड उसने BSBD अकाउंट ओपन कर लिया तो उसको विद इन 30 डेज अपना जो बाकी के अकाउंट है वो यहां पर बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। जब जिस डेट से उसने BSBD अकाउंट ओपन किया उस डेट के बाद 30 दिन के अंदर उसको वो अकाउंट बंद करने पड़ेंगे, ओके।
फर्दर भी बात करते वाले हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, यानी कि एएमएल के बारे में। देखिए एएमएल पर्टिकुलरली होता क्या, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है दैट इज अ प्रोसेस जहां पर आपके पास इलिसिट सोर्सेज के थ्रू, यानी कि इलीगल सोर्सेज के थ्रू पैसा आया। अभी पैसा आप बैंकिंग में या फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसा तो लेकर जा नहीं सकते, तो आपको इस पैसे को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीनिंग ऑफ मनी किस तरह से होगी? ऐसा नहीं हम उसको धो देंगे, ठीक है। इट वुड बी जस्ट लाइक कि यू विल बी प्लेसिंग इट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस करने के बाद आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, छोटे छोटे चंक्स में बांट देंगे, लेयरिंग का प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज रिलेटेड टू प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के प्रोसेस में आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी पैसा होता है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस करते हैं। लेट्स से केस कि किसी पर्सन के पास 5 करोड़ की यहाँ पर ब्लैक मनी थी, अब वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर पैसे को प्लेस करेगा फाइनेंशियल सिस्टम में। लेट्स से केस कि उसने एक शेल कंपनी ओपन करी या फिर कोई फेक कंपनी ओपन करी, उसके अकाउंट में उसने 5 करोड़ रुपए जमा करवा दिए, लेकिन अभी 5 करोड़ का इस्तेमाल एज इट इज नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पर्संस के आगे अकाउंट्स में पैसे जो थे, छोटे छोटे अमाउंट जो थे, वो यहाँ पर डलवा दिए। किसी के अकाउंट में 1000, किसी के अकाउंट में 2000, इसने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स जमा करवा दिए। एंड फर्दर फिर क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन चल रही है, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, ताकि एक्चुअल सोर्स जो है ट्रांजेक्शन का वो पता ही ना लगे। एक्चुअल सोर्स जो है ट्रांजेक्शन्स का वो यहाँ पर पता ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज होती है प्लेसमेंट, दूसरी होती है लेयरिंग। दूसरी जो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास चीज होती है दैट इज इक्वल टू लेयरिंग। दूसरी जो स्टेज होती है लेयरिंग होती है, जिसमें बैलेंसेस को इधर उधर किया जाता है। एंड थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू लेट्स से इसकी इन्वेस्टमेंट किसी एनजीओ में कर दी गई, एनजीओ में कर दी गई, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटीग्रेशन ओवर दिया। अब ये पैसा जो है वो यहाँ पर क्लीन हो गया हुआ है, ओके। लेकिन ये जो प्रोसेस है इतना इजी नहीं होता है। आप यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो गई हैं एंड फर्दर इतने ज़्यादा बेटर सिस्टम बन गए हुए जहाँ पर मिलियंस ऑफ अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पर लेयरिंग की जा सकती है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, ओके। तो दिस इज द थिंग द पर्सन्स आर डीलिंग विद एंड फर्दर दिस इज द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दिस इज द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्या स्टेजेस हैं? पहली स्टेज प्लेसमेंट, दूसरी लेयरिंग एंड थर्ड इट इज इंटीग्रेशन ओवर दिया। देन फर्दर इट इज पीएमएलए 2002। पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, हमने इस सिस्टम का इस्तेमाल रोकना है। क्योंकि जब ऐसा पैसा मार्केट में आएगा तो उसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, डिसरप्शन क्रिएट होती है एंड मोर ओवर सप्लाई भी बढ़ जाती है एंड साथ के साथ यहाँ पर और फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि वो गलत पैसा जो इसका इस्तेमाल यहाँ पर गलत तरीके से अब गलत किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल्स को डिटेक्शन में लगाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सस्पिशियस एक्टिविटीज की, ये सभी चीज़ें यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर एक जो डाटा है डेट इज रिलेटेड, एक जो चीज़ है डेट इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ओवर दिया, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनकी यहाँ पर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पर रिपोर्ट जो है डेट इज अ CTR, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है वो पर्टिकुलर रहती है, जहाँ पर ट्रांजेक्शन का अमाउंट जो है वो 1 महीने में 10 लाख से ज़्यादा का, यानी कि जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, चाहे वो इंडियन करेंसी में चाहे किसी और करेंसी में, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा के अमाउंट की है, ठीक है, तो उसके केस में यहाँ पर उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग की जाएगी, उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग की जाएगी। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मल्टीपल अकाउंट्स हो। लेट्स से केस की एक है यहाँ पर एक प्रोपराइटर अकाउंट है एंड फर्दर इसका यहाँ पर एक सेविंग फंड अकाउंट है, ठीक है। इसने प्रोपराइटर अकाउंट में जमा करवाया 6 लाख, क्योंकि इसको पता था कि नहीं तो रिपोर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड इसने सेविंग फंड अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए 5 लाख, तो क्या इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी? यस, इसकी रिपोर्टिंग भी की जाएगी, क्योंकि ये अकाउंट्स लेट से दोनों सेम बैंक के पास मेंटेन्ड है एंड फर्दर क्योंकि सेम कैपेसिटी में है, तो ये दोनों अकाउंट का जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन है ये क्लब हो जाएंगी। एंड क्योंकि 1 महीने में जो अमाउंट का बैलेंस था, जो टोटल अमाउंट का बैलेंस था वो यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसके केस में यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग किस रिपोर्ट के अंदर की जाएगी? कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर इसकी रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी, ओके। तो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में अगर इवन जो ओवरऑल अमाउंट है वो 10 लाख से कम भी है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है वो बन रहा है, तो उसके केस में रिपोर्टिंग की जाएगी। इसी तरह से अगर जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर फोर्ज्ड करेंसी में की गई, काउंटरफेट करेंसी में की जाए, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग भी यहाँ पर की जाएगी। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू प्रेजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इवन दो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप सीज भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एज पर द केवाईसी रूल्स यहाँ पर फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 5 साल के आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो भी नेसेसरी रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल ट्रांजैक्शन को अगर आप रीजनरेट करना चाहते हो तो उसको हम रीजनरेट कर पाएं, ओके। सो दैट इज द सिनेरियो एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। आपने रिपोर्टिंग करनी है तो 5 ट्रांजेक्शंस 5 रिपोर्ट्स के बारे में बात की थी। तो फर्स्ट इट इज CTR, जिसमें आपको बता दिया कि 10 लाख से ज़्यादा के अगर आपके एंट्रीज हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। काउंटरफेट करेंसी नोट्स रिपोर्ट हो दिया, यानी कि जहां पर जाली करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट अलग से भेजी जाएगी।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी रिपोर्टिंग की जाएगी। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन, यानी कि अब बाहर पैसे भेज रहे हो, रेमिटेंस की जा रही है, तो उसकी रिपोर्ट प्रॉपर बनेगी। एंड फिफ्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आपको कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन दिखती है जो कि फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, लेकिन आपको लगता है कि वो यहां पर सस्पिशन क्रिएट कर रही है। लेट्स सी द केस कि पर्सन आपके पास सिंपली ब्रांच में आकर के बात करता है, उसका कोई अकाउंट आपके पास नहीं है, लेकिन वो आपके पास आकर के बात करता है कि मेरे पास ना 5 करोड़ रुपए है, मैं डिफरेंट अकाउंट्स में जमा करवाना चाहता हूं, डू लेट मी नो कि किस तरह से पैसे जमा करवाएं। तो एक सस्पिशन क्रिएट कर रहा है कि 5 करोड़ कहां से आया। ठीक है, हमने थोड़ी सी इंक्वायरी करी, पर्सन का डॉक्यूमेंट लिया, तो इवन उसको भी रिपोर्ट किया जा सकता है अंडर द STR ओवर हियर। एंड इसकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी है कि इन दो की इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इन दोनों की मेंशन कर दी है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के केस में जैसे ही ट्रांजैक्शन आपको पता लगती है, विद इन 7 डेज आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, एंड फॉर द CTR के केस में जो रिपोर्टिंग है वो अगले महीने की 15 तारीख तक आपको करनी होती है, राइट। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू वायलेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोई यहां पर चीज कही गई है आपको मेंटेन करनी है एंड आप ऐसा नहीं करते हो, यानी कि कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी या कोई भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर पर्टिकुलरली एक पर्सन होता है जिसको यहां पर बनाया जाता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बनाया जाता है एक प्रॉपर बैंक में। ठीक है, एंड उसके अंडर यहां पर प्रिंसिपल ऑफिसर भी रहेगा। अगर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ने यहां पर रिपोर्टिंग करनी थी, वो रिपोर्टिंग नहीं करी है, आगे कन्वे नहीं किया है, उसके केस में अगर वो यहां पर PMLR के या PMLA की जो भी गाइडलाइंस है उनके साथ कंप्लाई नहीं करता है, उनके साथ कंट्रावीन करता है, उसके केस में यहां पर जो पेनल्टी लगेगी वो कम से कम 10,000 रुपए की होगी, लेकिन वो यहां पर 1 लाख रुपए हर एक फेलियर तक के लिए हो सकती है। दैट इज अ पेनल्टी जो कि यहां पर जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है या फिर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। तो यहां पर एक सिस्टम बनाया गया जहां पर सेंट्रल KYC की जाएगी, यानी कि KYC के रिलेटेड यहां पर लेट्स से देखिए इस बैंक A है, कस्टमर C1 ने यहां पर विजिट किया एंड यहां पर डॉक्यूमेंट जमा किए। अब यहां पर A बैंक की जिम्मेदारी रहेगी, जब भी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने के विद इन 3 डेज जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर CKYCR में अपलोड करने पड़ेंगे। एंड फर्दर यहां पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होगा 22 डिजिट्स का 14 डिजिट्स का आइडेंटिफायर होगा, नॉट 22, इट इज 14 डिजिट आइडेंटिफायर जो यहां पर जनरेट होगा। एंड फर्दर ये पर्टिकुलरली जो रिसीट है ये कस्टमर को भी प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स से द केस कि यहां पर अब C1 जो है वो किसी और इंस्टीट्यूट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, लेट्स से B के पास अकाउंट अपना ओपन करवाना चाहता है, या लेट्स से द केस किसी डिपॉजिट के पास डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, तो वो यहां पर ये रिसीट को प्रोवाइड कर देगा एंड साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स दे देगा। अब यहां पर B का कामकाज क्यों कम हो गया, क्योंकि इसको अलग से वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव वेरिफिकेशन ऑलरेडी A ने कर ली है, पॉजिटिव वेरिफिकेशन ऑलरेडी A ने कर ली है। सो दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू CKYCR। ओके, देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स एंड सर्विसेज ओवर देयर। अगर मैं डिपॉजिट अकाउंट की बात करूं तो हमारे पास एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो ऑन डिमांड अवेलेबल है, जैसे करंट अकाउंट बैलेंस हो गया या फिर सेविंग फंड का बैलेंस हो गया, दैट इज व्हाट डिमांड डिपॉजिट ओवर देयर। ओके, या तो इसके केस में कम इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, जैसे करंट डिपॉजिट हो गया या फिर सेविंग फंड डिपॉजिट हो गया या फिर ओवरड्यू डिपॉजिट्स हो गए, ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट हो गया। लेट्स से केस FDR थी 1 साल की, अब 1 साल हो गया हुआ है ऑलरेडी, आपने अभी तक मैच्योर नहीं करवाई है, तो बैलेंस ओवरड्यू हो गया हुआ है, तो वो भी क्या है, वो भी डिमांड डिपॉजिट है, कभी भी निकाल सकते हो ना आप, तो दैट इज आल्सो डिमांड डिपॉजिट ओवर देयर। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिपॉजिट किया गया, ठीक है, उसके केस में प्रीमेच्योर विड्रॉल आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके केस में कुछ ना कुछ पेनल्टी पड़ेगी आपको, ठीक है। एंड टर्म डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 7 डेज का होता है, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का हो सकता है, लेकिन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट एंड डिफरेंट एक्ट्स के अंडर जहां पर ये अलाउड हो, लेट्स से माइनर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, तो उनके अंडर पर्टिकुलरली जो आपके पास टेनर है वो 10 साल से ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन वो कोर्ट ऑर्डर के बाद करेंगे। सिंपली अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने मिनिमम जो आपके पास टाइम पीरियड है वो 7 डेज का, मैक्सिमम टाइम पीरियड 10 ईयर्स का ही लिखना है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओके, एंड टर्म डिपॉजिट के फीचर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर टर्म डिपॉजिट जो वो यहाँ पर फर्म्स के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा यहाँ पर ओपन कराया जा सकता है एंड फर्दर मैच्योरिटी के ऊपर रीपेबल रहता है, लेकिन आप प्रीमेच्योर विड्रॉल भी ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो होगा वो क्यूमुलेटिव जो इन जनरल होता है वो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है, लेकिन कई बैंक मंथली बेसिस पर भी कंपाउंडिंग अब करने लग गए हैं, ठीक है। एंड फर्दर जो भी यहाँ पर आपके पास टैक्स बनेगा एज पर द एप्लीकेबल लॉ, तो आपको TDS भी डिडक्ट करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 40,000 की लिमिट है, तो 40,000 के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट बनता है, उसके केस में आपका, अगर तो आप पैन कार्ड होल्डर है तो उसके केस में आपको 10% जो TDS है वो यहाँ पर डिडक्ट होगा। एंड फर्दर ये जो टर्म डिपॉजिट होते हैं दीज आर नॉट ट्रांसफरेबल ओवर हियर। एंड अगर ये टर्म डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर मैच्योर होते हैं संडेज को या फिर पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन या फिर नॉन बिजनेस डे वाले दिन, उस दिन का इंटरेस्ट भी आपका साथ में एड अप हो जाएगा एंड फर्दर वो आपको नेक्स्ट डे पेमेंट मिल जाएगी। ओके, दैट इज सिनेरियो रिलेटेड।
अब अगर टर्म डिपॉजिट के विड्रॉल की बात करें तो कैश पेमेंट जो है वो 20,000 तक के अमाउंट तक की अलाउड है, उससे ज्यादा बैलेंसेस की अलाउड नहीं है। कि 20,000 तक की आपकी टर्म डिपॉजिट है तो आप कैश विड्रॉल ले सकते हैं, उसका कैश पेमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको उसकी पेमेंट होगी वो यहाँ पर चेक के थ्रू या फिर आपको अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फॉर दैट इट्स रिलेटेड टू एनआरओ अकाउंट। अब देखिए जब हम यहाँ पर फॉरेन अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एनआरओ अकाउंट के बारे में बात की थी कि फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउड है एनआरओ अकाउंट ओपन होगा। अब लेट्स से केस की पर्सन ए जो है वो यहाँ पर पहले इंडिया में रहते थे लेकिन अब बाहर चले गए। नाउ पर्सन ए इज एनआरआई। एनआरआई पर्सन कौन होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन रहेगा? जो पर्सन यहाँ जो ईयर है उसमें 182 डेज से ज़्यादा टाइम बाहर रह रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या रहेगा? वो यहाँ पर एनआरआई बन गया। अब इस पर्सन ने यहाँ पर लेट्स से केस की इंडिया में कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है कुछ एक अमाउंट की, एंड फर्दर इसको लोकल इनकम भी मिल रही है। तो दो तरह के अकाउंट ही ओपन कराएगा। एक अकाउंट ओपन कराएगा एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट ओवर देयर, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ज़्यादातर ओपन किए जाते हैं। दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्योंकि इसकी रेंटल प्रॉपर्टी थी, इसने शेयर्स वगैरह परचेज किए हुए थे, उनका डिविडेंड वगैरह आता था, तो इसने यहाँ पर एनआरओ अकाउंट ओपन करवा लिया, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपए अकाउंट ओपन कर लिया। यानी कि जो भी लोकल इसकी अर्निंग है वो भी यहाँ पर इस अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है एनआरओ अकाउंट के केस में। लेकिन एनआरई अकाउंट के केस में लोकल जो क्रेडिट है वो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड रिमिटेंस के थ्रू पैसा आ सकता है, ठीक है। एनआरओ अकाउंट के केस में इनवर्ड रिमिटेंस के थ्रू पैसा भी आ सकता है लेकिन साथ के साथ लोकल क्रेडिट भी हो सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है? एनआरओ अकाउंट के केस में यहाँ पर जो भी बैलेंसेस आपके पड़े होते हैं वो यहाँ पर टैक्सेबल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर टैक्स जो है वो यहाँ पर पड़ेगा। लेकिन एनआरई अकाउंट के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, यानी कि बैलेंसेस के ऊपर टैक्स नहीं पड़ता, जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स होता है, ठीक है। फर्दर एनआरओ अकाउंट के केस में जो अमाउंट है वो फ्रीली रिपेट्रेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना भी अमाउंट आपने भेजा आप सारा का सारा अमाउंट पैसा बाहर भेज सकते हो, नो, दैट इज नॉट अलाउड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर एक लिमिट इंपोज है एलआरएस के अंदर, यानी कि जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसके अंदर एक लिमिट इंपोज है कि आप 1 मिलियन यूएसडी तक का जो अमाउंट है पर फाइनेंशियल ईयर वो आप यहाँ पर बाहर लेकर के जा सकते हो या फिर आप एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बाकी सारा पैसा भी करा सकते हो। आप बाकी सारा पैसा करवाना है तो आपको पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जबकि एनआरई अकाउंट के केस में ना तो यहाँ पर अमाउंट के ऊपर जो आपने अर्निंग करी इंटरेस्ट के ऊपर ना उसके ऊपर टैक्स पड़ता है, ना ही वो पैसे के ऊपर कोई यहाँ पर लिमिट है, आप कितना भी पैसा आप बाहर लेकर के जा सकते हो। ओके, तो दैट इज द सिनेरियो रिलेटेड टू एनआरओ अकाउंट एंड एनआरई अकाउंट ओवर देयर। दोनों ही अकाउंट की जो डिनोमिनेशन है वो यहाँ पर इंडियन रुपी में ही होती है। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एनआरओ रुपी अकाउंट एंड फॉर द एनआरई रुपी अकाउंट। एनआरई रुपी अकाउंट क्योंकि एक्सटर्नल है तो इसमें सिर्फ बाहर से जो पैसा आएगा वो क्रेडिट होता है। एनआरओ के केस में आप कोई भी लोकल भी इनकम है वो भी यहाँ पर क्रेडिट यहाँ पर हो सकती है। ओके, सो दैट इज द सिनेरियो रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट दोनों का ही केस जो है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा जितना रिक्वायर्ड है। Further, it's related to FCNR account, that is a foreign currency non-resident account over there. अब देखिए यहाँ पर एनआरओ अकाउंट एंड एनआरई अकाउंट दोनों फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में जो बैलेंसेज हैं वो किसमें है? इंडियन रुपी में है, वो आईएनआर में है। अब पर्सन कहता है मेरे ऊपर एक्सचेंज रिस्क है। क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने यूएसडी को पहले सेल किया, मैंने 5000 यूएसडी जमा करवाए वेदर इन एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट, मेरे को 5000 यूएसडी को पहले आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ा, वापस जब पैसे लेके जाने थे मुझे यूएसडी में फिर से कन्वर्ट करना पड़ा। यानी कि एक्सचेंज अगर रेट ऊपर नीचे हो गए एंड मेरे फेवरेबल नहीं रहे तो डेफिनेटली मेरे को लॉस हो जाएगा, डेफिनेटली मेरे को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सो दैट इज द सिनेरियो, तो दैट इज द सिनेरियो ना, मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दैट इज रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू द थिंग कि आप एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, जो कि किसी भी कन्वर्टेबल करेंसी में आप ओपन कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो अकाउंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में हो सकता है, नॉट इवन द फॉर्म ऑफ आरडी। रेकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में भी नहीं होता, टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में होता है। एंड यहाँ पर इसका जो मिनिमम पीरियड है वो 1 ईयर करेगा, मैक्सिमम पीरियड जो है वो यहाँ पर 5 साल तक का पीरियड यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पर विड्रॉल लेते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल लेते हैं, तो उसके केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। स्वैप चार्जेस या और कोई चार्जेस हैं वो यहाँ पर बैंक इम्पोज कर सकता है। एंड फॉर द यहाँ पर जो बैलेंसेज होंगे वो यहाँ पर या तो इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू पैसा आएगा या फिर एनआरई, जो एनआरई अकाउंट है उसमें जो पैसे पड़े थे उसको यहाँ पर कन्वर्ट करवा के आप एफसीएनआर अकाउंट में ओपन कर सकते हैं। ओके, एंड अकाउंट होगा वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में यहाँ पर ओपन होगा। दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू इट। ओके, एंड फॉर द अगर कोई पर्सन अकाउंट होल्डर जो पहले की नॉन रेजिडेंट था उसने एफसीएनआर डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया लेकिन अब वो पर्सन रेजिडेंट हो गया इंडिया में, ठीक है, उसके केस में जो भी डिपॉजिट थे वो यहाँ पर आरएफसी अकाउंट में यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग का प्रोसेस क्या होता है? लेट्स से केस किसी कंपनी ने आईपीओ निकालना है,
किसी कंपनी ने आईपीओ निकालना है, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालनी है, तो प्राइमरी यहाँ पर मार्केट में डील करना है, तो उसके रिलेटेड कितने कामकाज होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स जुटाने हैं, फर्दर प्रोस्पेक्टस तैयार करना है, फर्दर अंडर राइटिंग का प्रोसेस करना है। अंडर राइटिंग का प्रोसेस होता है जहाँ पर आप जो प्रोसेस है ना, जहाँ पर पर्टिकुलरली क्या रहेगा कि लेट्स से केस आपने 100 करोड़ का इशू किया, 100 करोड़ का इशू किया यानी कि 100 करोड़ आप मार्केट से उठाना चाहते हैं, लोगों से लेना चाहते हैं, तो उसके केस में लेट्स से सेबी की गाइडलाइन है कि 90% कम से कम आपका ना 90% सब्सक्रिप्शन कम से कम होनी चाहिए, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन आई है 87%। तो सेबी की गाइडलाइन है कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% से कम होगी तो आप आईपीओ को रोल आउट नहीं कर पाओगे। तो उसके केस में जो कंपनी थी उसने यहाँ पर एक बैंक के साथ टाइप कर लिया कि 3% जितना भी कम होगा ना उतना आप कर लेना, उतने शेयर्स को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दैट इज अ अंडर राइटिंग ओवर हियर। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम उसको अंडर राइटिंग प्रोसेस कहते हैं, ओके। एंड इसके अलावा जो क्लियरेंसेज लेनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सेबी से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, स्टॉक एक्सचेंज से, रजिस्टर ऑफ कंपनी से, वो सभी के कामकाज करने, प्लानिंग करना कि किस टाइम पर आईपीओ आएगा नहीं आएगा। अंडर राइटिंग का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। प्रिंसिपल ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स को अपॉइंट करना जिनके थ्रू शेयर्स इशू करने हैं आपने लीड बुक रनर फाइंड आउट करना है या फिर प्राइस डिस्कवरी करनी है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको किसी एक सर्विस की जरूरत है, ठीक है। एंड उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप मर्चेंट बैंक का इस्तेमाल करेंगे जो इनके लिए चार्जेस लेगा एंड फर्दर उसके बेस पर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, ओके। फर्दर इट्स रिलेटेड टू लीज फाइनेंसिंग। अच्छा, एक रिलेशनशिप ना हमारा रह गया था ऊपर, दैट इज रिलेटेड टू लेसर लेसी रिलेशनशिप। अब यहां पर बैंक जो है उसने यहां पर अपनी एक स्पेस लेंट आउट की है, किसको, कस्टमर को, कि आप यहां पर अपना सामान रख सकते हो। वो स्पेस क्या है, दैट इज ए लोकर ओवर हियर। तो जो पर्सन अपनी स्पेस को लेट आउट करता है वो पर्सन क्या होता है, दैट इज अ लेसर। वो पर्सन क्या होता है, लेसर होता है। एंड जो पर्सन उसका इस्तेमाल करता है वो पर्सन क्या होता है, लेसी होता है। तो बैंकर क्या हुआ, बैंक जो हुआ वो हुआ यहां पर, बैंक जो वो लेसर हो गया एंड कस्टमर बन गया, कस्टमर हो गया लेसी। कस्टमर विल बी द लेसी ओवर हियर, ओके। सो दैट इज द सिनेरियो रिलेटेड टू इट, ओके। अब लीजिंग आउट कैपिटल परचेज के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि फर्म को यहां पर कोई एसेट चाहिए था लेकिन इसने खुद परचेज नहीं करना था, तो यहां पर एक कॉर्पोरेट है, लेट्स से एबीसी, इसने यहां पर इस एसेट को परचेज किया। वो मान लीजिए कि 1 करोड़ का एसेट था एंड फर्दर यहां पर इसने उसको किराए पर दे दिया XYZ को। दिस इज लीज फाइनेंसिंग। यहाँ पर डायरेक्ट फाइनेंस XYZ को नहीं दिया गया, लेकिन एक एसेट यहाँ पर खरीद करके दे दिया गया उसको XYZ को, एंड XYZ जो है इस एसेट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, रेंटल्स यहाँ पर पे करेगा। अब इसमें यहाँ पर एसेट किसने यूज़ करने के लिए दिया, ABC ने यूज़ करने के लिए दिया। तो ABC क्या बन गया, ABC इज अ लेसर ओवर हियर, एंड जिस पर्सन को यूज़ करने के लिए दिया गया वो बन जाएगा लेसी, वो बन जाएगा यहाँ पर लेसी, ओके। सो दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू इट। तो वो यहाँ पर लेसी बन जाएगा। अब लेसी का फायदा क्या हुआ, लेसी को कैपिटल खर्चा नहीं करना पड़ा। देखिए 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो क्योंकि अब ये रेंट पे कर रहा है तो ये क्या, कौन सा एक्सपेंस काउंट होगा, दिस विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एंड मोर ओवर XYZ के बुक्स में कोई भी यहाँ पर लोन नहीं चढ़ा, ये फिर भी ये एसेट को इस्तेमाल कर पा रहा है। इसकी बुक्स में कोई भी लोन नहीं चढ़ा क्योंकि इसने कोई लोन लिया ही नहीं है, क्योंकि ABC ने फंड्स का इस्तेमाल किया। तो दिस इज द लीज फाइनेंसिंग। एडवांटेजेस क्या है कि यहां पर आप यहां पर बिना किसी कैपिटल कॉस्ट को इंकर किए हुए आप एसेट का इस्तेमाल कर पा रहे हो। सबसे पहला एडवांटेज यहां पर लेसी को ये वाला एडवांटेज है। टैक्सेशन बेनिफिट यहां पर मिल गए, ठीक है। वो क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आप उसको शोकेस कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। एंड क्योंकि कोई कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी लायबिलिटी साइड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, आपकी लायबिलिटी साइड को यहां पर फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड की इंपैक्ट नहीं हुई। क्रेडिट वर्दिनेस इंटैक्ट है, उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, ऑनरशिप जो है इस एसेट की अभी भी वो किसके पास है, वो ABC के पास है, वो लेसी के पास नहीं है। इसके पास तो सिर्फ यूजेज के राइट्स हैं। एंड फर्दर यूजेज जो करनी पड़ेगी XYZ को, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, इसको टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से यूजेज करनी पड़ेगी। एंड फर्दर अगर ये यहां पर रीपेमेंट्स नहीं करता तो जो एसेट ये इस्तेमाल करता ABC उसको वापस कॉन्फिस्केट कर लेगा, उसको वापस से हथिया लेगा। एंड फर्दर लिक्विडेशन के केस में, अगर इन केस लेसर जो है वो यहां पर लिक्विडेट हो गया, उसके केस में यहां पर उसका एसेट, क्योंकि एसेट तो इसी का था ना, तो उस एसेट को वापस करना पड़ेगा। दीज आर द डिसएडवांटेजेस, ओके। सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो।